Hello students and welcome in today's class. And in today's class we are going to do chapter number 8 of maths from class 10 and name of chapter is इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और अभी अपने चैप्टर सीखा है या सीखने वाले हो तो मैं आपको पहले बता दूं क्लास 9th 8th 7th 6 में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं था। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम क्लास 10 के अंदर देख रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर में क्या है, तो आइए हम समझते हैं इस चैप्टर में क्या है नहीं है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किस बारे में पढ़ना है, और उसके बाद इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नेम के वर्ड से। जो इस चैप्टर का नेम है वो है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन बेसिकली इसको लोग ट्रिग्नोमेट्री बुलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब क्या है, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपके ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई है इसको अगर हम अलग करें तो इस ट्राई का मतलब होता है 3, इस ट्राई का मतलब होता है 3। उसके बाद आपके पास आता है GONO, गोनो। इस गोनो का मतलब होता है आपके पास साइड। और उसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है मैट्री। इस मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। इस मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हालांकि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ये कि इस चैप्टर में हम उस शेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके 3 साइड होते हैं, उस शेप के मेजरिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके 3 साइड होते हैं। अब आपके माइंड में एक बात आएगी अचानक से कि ऐसा शेप जिसके 3 साइड होते हैं वो तो सिर्फ एक ही है और वो है ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो, हम उसी शेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके 3 साइड होते हैं यानी कि ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो अदर फिगर्स पे भी लग सकता है लेकिन उसमें ट्रायंगल बनना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है स्क्वायर में, अब स्क्वायर में तो कहीं भी आपका ट्रायंगल नहीं बनता, स्क्वायर तो एक स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, ये तो ट्रायंगल है नहीं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम खुद से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये स्क्वायर है तो बीच में से आपने क्या कर दिया, ऐसे ही डायरेक्ट खींच दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल आपका ये यहाँ बन गया और एक ट्रायंगल आपका ये यहाँ बन गया। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आप 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल के अंदर अलग अलग लगा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल वाले शेप में ही लगता है। अब आप चाहो तो इसको स्क्वायर में भी लगा सकते हो, अब आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल में भी लगा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि पहले उस शेप के अंदर आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल बनाने के बाद फिर आप इसके कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ट्रायंगल के अंदर देखने को मिलते हैं, जो ट्रायंगल से जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो ट्रायंगल को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। दूसरा ट्रायंगल जो होता है आपके पास वो होता है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल होता है। तीसरा जो ट्रायंगल आपके पास आता है वो आता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल आपको वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। तो ये तो 3 ट्रायंगल हो गए साइड के बेसिस पे। इसी तरह से एंगल के बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दोनों एंगल 90 से कम हो, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है इसीलिए। दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, बाकी दोनों एंगल 90 से कम हो। और तीसरा ट्रायंगल जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। तो इस तरह से आपके पास 6 ट्रायंगल होते हैं, 3 साइड के बेसिस पे और 3 एंगल के बेसिस पे। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 8th 10th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैंने आपको अभी समझा दिया कि कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किस तरह के ट्रायंगल पे लगने वाला है इन 6 में से। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये सिर्फ और सिर्फ उस ट्रायंगल पे लगता है जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ गए? ऐसा एंगल जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री बनता हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री बनता हो, तो उसके अंदर आप ये ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब कौन कौन से? तो पहले देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है, ये एक ट्रायंगल है, तो मान लो इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री है, इसका एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। और मान लो ये है 60 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 90 के 60 तो 90 प्लस 60 150 होता है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 150 चला गया तो बचा यहाँ पे 30। तो क्या इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे? तो आंसर है यस, इसके अंदर लग सकते हैं। इस तरह से मान लो एक और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस तरह से है,
ठीक है। मान लो इसके एंगल जो है ये 90 डिग्री है, और एक चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से 90 डिग्री को डिनोट किया जाता है। अगर एक ट्रायंगल के अंदर कहीं भी आपको इस तरह का शेप दिख रहा है तो मतलब इट डिनोट्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मान लो 45 डिग्री है, यहाँ पे मान लो 45 डिग्री है, तो क्या इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लग सकता है? आंसर है यस, इसके अंदर लग सकता है। ठीक है, मान लो फिर एक और ट्रायंगल में बनाता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे बना दिया। मान लो ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री है और ये वाला मान लो 60 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो क्या इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग सकता है? आंसर है यस, लग सकता है, क्योंकि भले ये 60 या 30 है लेकिन ये तो 90 है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगाने हैं तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो किस तरह के ट्रायंगल पे लगते हैं। तो वो उसी तरह के ट्रायंगल पे लगते हैं जिसके तीन साइड में से कोई भी साइड 90 डिग्री हो, चाहे ये वाला साइड 90 हो, चाहे ये वाला साइड 90 हो। जैसे मान लो मैं एक शेप और बना देता हूँ, मान लो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, मान लो ये है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री का मान लो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और ये मान लो 45 डिग्री है, और ये मान लो क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, तो क्या इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लग सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल लग सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो मैं बनाता हूं ऐसे, और यहाँ पे मान लो ये 90 डिग्री है। ठीक है, और मान लो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो क्या इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लग सकते हैं? तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो आंसर है यस, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। अब मान लो मैं एक ट्रायंगल और बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, मान लो इसके अंदर ये है 110 डिग्री, ये है 50 डिग्री, और ये है 20 डिग्री। ठीक है, तो क्या इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं? आंसर है नो, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि इसके तीनों ही जो एंगल हैं उनमें से कोई भी एंगल एक भी 90 डिग्री नहीं है, ये ध्यान रखना है। और नहीं है तो इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। तो व्हाट आई वांट टू से इज हियर दैट कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जिस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 90 डिग्री हो क्या उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं? तो भाई एक चीज़ आप ध्यान रखना, एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर तीन एंगल हैं तो तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल है, तीन एंगल का सम 180 है, उसमें से अगर ये 90 हो गया और फिर आप बोल रहे हो ये भी 90 है, तो 90 90 180 तो यही हो गया, फिर इसका तो कोई मेजरमेंट बचेगा नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक ट्रायंगल है, अब आप बोलते हो ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया, तो फिर ये क्या जीरो होगा? जीरो तो कोई एंगल होता ही नहीं है ट्रायंगल के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री जो होता है वो एक ही एंगल हो सकता है, ये ध्यान रखना। और जिस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो उस ट्रायंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो तीन साइड का जो शेप होता है उसके जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब तीन शेप का जो मेजर होता है कौन सा होता है? वो ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से कौन से ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं? तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम उसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, मतलब तीनों एंगल में से कहीं भी किधर भी अगर एक भी एंगल 90 डिग्री है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है। तो क्या किसी और ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है जिसमें 90 डिग्री नहीं हो? तो आंसर है नो, जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एक भी नहीं है उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग सकता। अब ये कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के अलावा क्या किसी और शेप में ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है? तो आंसर है नो, नहीं लग सकता डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली चाहो तो आप लगा सकते हो। जैसे ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर में तो ट्रायंगल नहीं होता, लेकिन अब ट्रायंगल अगर बना दो तो एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, और आपको ये बात पता है कि स्क्वायर के जो चारों साइड होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, तो मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग सकता है। मतलब दो आपके बेसिकली क्या है रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जिस शेप पे आप ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो तीन साइड होना चाहिए, यानी कि ट्रायंगल होना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो शेप ट्रायंगल है उसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो मतलब उस पर ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने बस ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और ये किस किस तरह के शेप पे लगाया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको जितना समझाया होगा उतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो क्योंकि अब आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको रेशियो का मतलब पता होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो जो अब आप पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 2/4 है, तो 2/4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:2। इस तरह से मान लो 36/4 है, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, 9 × 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 9:1। इस तरह से मान लो यहाँ पे है 17/19, अब 17/19 तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 17:19। इस तरह से मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 24, यहाँ पे लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो 8 × 8, 8 × 3 = 4, 8 × 3 = 24, तो ये हो गया 3:1। इस तरह से मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 18, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 27, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 18, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 27। अब इसको करें तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, तो क्या यहाँ कैंसिल हो सकता है? नहीं, तो 2/3 यानी कि 2/3 यानी कि 2:3 ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रेशो क्या होता है, जब भी आपको दो नंबर आपस में डिवाइड में दिए हुआ तो उनका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जब दो नंबर आपको आपस में डिवाइड में दिया हुआ और उनका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। जैसे 17/9 ये नहीं कटेगा तो ये रेशो हो गया, 24/8 ये कटा 3/1 तक तो ये रेशो हो गया। मान लो 3/1 अगर और आगे कट सकता था तो और आगे काट देते तो फिर वो रेशो हो जाता आपका। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बेसिकली रेशो कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल रेशो बताया जो आपने क्लास 6th में, 7th में या 8th में भी सीखा होगा कि रेशो क्या होता है, इसका कैसे यूज़ होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारा। ठीक है, अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक में भी काम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में भी कैसे काम है ज़रा हम ध्यान समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा ट्रायंगल, अभी भी मैंने आपको बताया जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लग सकता है, तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाऊंगा और कोई ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा। तो ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसका कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो इसका ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। बाकी ये कुछ भी आप मान सकते हो, मान लो 45 है, ये 60 30 है, दोनों का मतलब सम 90 होना चाहिए। आप कुछ भी इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो नाम देता हूँ। ये नाम मान लो मैंने इसको एक नाम दे दिया ए, ये ट्रायंगल है बी और ये ट्रायंगल है सी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आपके पास बाकी दो एंगल हो गए, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या होता है। तो दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें भी आप इसी तरह से रेशियो बनाने की कोशिश करो। तो क्योंकि आपको 3 साइड है तो इन यहाँ पे 3 साइड का ना आपस में 2-2 का लेके रेशियो बनाओ। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो बनाने की कोशिश करूँ तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक आपका बन रहा है ये। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक चीज़ और समझना, आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 19 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया? आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना उसके सामने वाले हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये वाला क्या है? हाइपोटेनियस है। ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइड हाइपोटेनियस है। उसके बाद बेस जो होता है, जो नीचे होता है, नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं बेस। हालांकि बेस दोनों में से आप किसी को भी मान सकते हो, वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन फिलहाल हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये वाला बेस है। जो नीचे के साइड लेटा हुआ होता है उसको कहते हैं हम बेस कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हो गया हाइपोटेनियस बेस, और जो खड़ा होता है 90 डिग्री पे उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी भी मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या कि हम एक ट्रायंगल के अंदर ना बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर दोनों में से किसी को कैसे मान सकते हैं? जो नीचे लेटा हुआ होगा उसी को तो बेस कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, जो नीचे लेटा हुआ होता है उसी को बेस कहते हैं और जो खड़ा होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और हाइपोटेनस जो होता है वो 90 के सामने वाला होता है। लेकिन मान लो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे लिटा दूँ, जो ये शेप है इसको मैं ऐसे, मतलब इसको मैं क्या कर दूँ? घुमा दूँ, इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूँ और ये वाला जो है ये इस तरह से आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे ये है, इसको मैंने ऐसे लिटा दिया तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ये आपका इस तरह से लेट गया और ये खड़ा हो गया और ये इस तरह से बन जाएगा और ये ऐसे आ गया। तो मतलब यहाँ पे ये देख रहे हो जो ये ए है ये घूम के नीचे आ जाएगा, यानी ये अब यहाँ पे जो आपका ए होगा वो ये वाला बन जाएगा। और जो बी है ये 90 डिग्री ये बन गया आपका, और जो सी है ये ऊपर खड़ा हो गया सी। तो अब जो बेस आपका नीचे लेटा हुआ था ये यहाँ पे हो गया खड़ा। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर जो आपका लेटा हुआ था, जो खड़ा था, वो यहाँ पे लेट गया।
परपेंडिकुलर जो यहाँ पे 90 डिग्री का था वो नीचे लेट चुका है, और हाइपोटेनस मगर सामने का सामने गया। हाइपोटेनस यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने था, और हाइपोटेनस यहाँ पे भी 90 डिग्री क्या है, सामने ही है। तो मेरी बात समझ रहे हो मैं ये कह रहा हूँ। तब यहाँ पे ये बेस हो गया। अब इस ट्रायंगल में आप इसको बेस बोलोगे, लेकिन ये बेस यहाँ पे आगे खड़ा हो गया, तो इसको आप बेस ना बोल के क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे। और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे लेट गया, तो इसको परपेंडिकुलर को हम परपेंडिकुलर ना बोल के इसमें हम क्या बोल देंगे, इसमें हम बोल देंगे बेस। तो मेरी बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका ट्रायंगल का देखने का नजरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर बदलते हैं। ठीक है, सुना होगा ना आपने, नज़ारे बदलो नजरिया बदल, मतलब आता नहीं है मेरे को, समझ जाओ बाकी। ठीक है, तो कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बी होगा 90 डिग्री, मतलब जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। बाकी अगर इस तरह से जिस ट्रायंगल जिस साइड पर खड़ा होगा वो बेस, और जो साइड आपका स्ट्रेट होता है वो परपेंडिकुलर। और ये चेंज भी हो सकता है किसी ट्रायंगल के अंदर। मान लो अगर ये लेटा हो गया तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मैंने आपको बस इतना यहाँ पे इतना बताने की कोशिश की है कि एक ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। वट आई वॉन्ट टू से इज दैट कि एक ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा, ये ध्यान रखना। जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेस इसलिए माना है क्योंकि नीचे लेटा हुआ है। अगर मान लो इसको खड़ा कर दें तो ये बेस आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस ढीट है, ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, हमेशा। बाकी बेस और परपेंडिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। वो कैसे बदलते हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बदलने का तरीका होता है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हाँ अब हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ वापस से, जो है रेशो। ठीक है, तो अभी भी मैंने आपको डीपली बताया कि रेशो क्या होता है। तो क्या ऐसा कोई रेशो ट्रायंगल के अंदर निकल सकता है क्या, दो साइड का निकाल ले? तो बिल्कुल निकल सकता है। जैसे मान लो मुझे इस साइड और इस साइड का रेशो चाहिए, तो निकल सकता है। मतलब ये कि मुझे हाइपोटेनस और बेस का रेशो चाहिए। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 8 और बेस आपको दिया हुआ है 2। तो मैं आपसे पूछूं हाइपोटेनस और बेस का रेशो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर 4/1 यानी कि 4:1 है। इस तरह से मान लो इसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर जो है वो आपको दिया हुआ है 6। तो मैं आपसे बोलूं कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो 2/6 यानी कि 1/3 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1:3। इस तरह से मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा आपका 8/6, यानी कि 8/6 होगा यहाँ पे 8/6 यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप एक ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड में से कोई भी दो साइड को लेके आपस में उनका रेशियो निकाल सकते हो। सही है, तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अब इसका ट्रिग्नोमेट्री से क्या लेना देना है, तो जरा इसको समझते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे इस तरह से कितने रेशियो पॉसिबल है, देखो एक हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर से रेशियो पॉसिबल है 1, परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो पॉसिबल है 2, और बेस का हाइपोटेनस रेशियो पॉसिबल है 3। तो यहाँ पे टोटल 3 रेशियोज पॉसिबल है। मतलब कैसे, दोबारा समझो, यहाँ पे दोबारा समझो। पहला रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोबारा से समझना अच्छे से। पहला रेशियो जो पॉसिबल है वो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर 3 साइड दिए हुए हैं तो पहला रेशियो जो पॉसिबल हो सकता है वो P और H का हो सकता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हो सकता है, तो P/H। दूसरा जो रेशियो पॉसिबल हो सकता है वो किसका हो सकता है, जिस तरह से P का H के साथ हुआ है उस तरह से B का H के साथ हो सकता है, यानी कि B/H। इस तरह से इन दोनों का आपस में हो सकता है, जैसे इसका P/H हुआ, इसका B/H हुआ। ठीक है, इस तरह से P/B भी तो हो सकता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर 3 साइड दिए हुए हैं तो उसमें से किसी भी 2 साइड का रेशियो पॉसिबल हो सकता है। जैसे एक P/H, एक B/H और एक P/B। P/H यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो, B/H यानी कि इन दोनों के साइड का रेशियो, और एक P/B यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो। ये 2 रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह से एक रेशियो और है जो पॉसिबल हो सकता है, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जिस तरह से ये P/H हुआ है इस तरह से H/P भी तो हो सकता है, यानी कि चौथा रेशियो और एक और पॉसिबल हो गया H/P। पांचवा, जैसे B/H हुआ तो उल्टा भी हो सकता है H/B, ये भी एक रेशियो है। ठीक है, अब ये P/B हुआ तो यहाँ पे मतलब ये क्या हो सकता है, ये B/P हो सकता है। ठीक है, बेस अपन में परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो सकता है, इस तरह से उल्टा भी तो हो सकता है, हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर। जिस तरह से बेस अपन में हाइपोटेनस हो सकता है, उसी तरह से हाइपोटेनस अपन में बेस भी तो हो सकता है। जिस तरह से परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस हो सकता है, इस तरह से बेस अपन में परपेंडिकुलर, बेस अपन में परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड होते हैं, अगर इन तीनों साइड का आपस में हम रेशो निकालें तो टोटल 3 रेशो आएंगे ये तीनों, लेकिन अगर इसका रिवर्स कर दे तो 3 रेशो और आ जाएंगे। तो मतलब इस तरह से एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड होते हैं उसका रिवर्स करके, आगे पीछे करके, सब कुछ करके अगर हम रेशो निकालें तो कितना रेशो निकल सकते हैं, टोटल 3 रेशो निकल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कितने रेशो निकल सकते हैं, टोटल 6 रेशो निकल सकते हैं, टोटल 6। एक हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशो, ये हो गया बेस हाइपोटेनस का रेशो, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस का रेशो, और फिर तीनों का उल्टा। ये ध्यान रखना। अब आपके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, बहुत मतलब मिल गया होगा कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये वो उल्टा सीधा आगे पीछे, बहुत दिक्कत हो गया होगा। तो इसी दिक्कत को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारे मैथमेटिशियन जो थे उनको पता था कि आगे चल को बच्चों को दिक्कत होगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे और फिर वो हमें बड़ा भला बुरा कहेंगे कि क्या क्या बना के दे दिया। तो इसीलिए मैथमेटिशियन चालाक थे, उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही इन सबको नाम दे दिया, इन सबके रेशियो को नाम दे दिया ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब वो नाम क्या है जरा हम समझते हैं। तो जब भी आपको एक ट्रायंगल के अंदर, समझना जरा, जब भी आपको एक ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना हो, जब भी आपको ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो निकालना हो, तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब पी बाय एच है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, ये ध्यान रखना। इस तरह से मान लो आपसे एक पूछा गया कि बेस अपन बी बाय एच का क्या होगा, तो बी बाय एच के इस रेशियो को भी एक नाम दे दिया गया जिसको हम कहते हैं कोस थीटा। ठीक है। इस तरह से परपेंडिकुलर बाय बेस को भी नाम दे दिया गया जिसको हम कहते हैं टेन थीटा। ठीक है। तो पी बाई एच का जो रेशियो है उसको हम साइन थीटा कहते हैं, बी बाई एच का जो रेशियो है उसको हम कोस थीटा कहते हैं, और पी बाई बी का जो रेशियो है उसको हम टेन थीटा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह से इनका भी तो नाम होगा, तो बिल्कुल नाम है। जब भी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर दिखे, मतलब एच और पी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के रेशियो आपको दिखे, तो इसका क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो यानी एच बाई बी दिखे, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो दिखे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक थीटा। समझ गए। और इस तरह से बी बाई पी यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिखे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोट थीटा। ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपके पास टोटल एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड है, और 3 साइड का अगर आपस में रेशियो निकालें, दो दो का पेयर लेके, तो टोटल 6 रेशियो निकलते हैं। 6 रेशियो में पहला होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, दूसरा निकलता है बेस हाइपोटेनस का, और तीसरा निकलता है परपेंडिकुलर बेस के रेशियो का। और इन तीनों का जो उल्टा होता है वो इधर रिवर्स जो होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर। अब क्योंकि कंफ्यूजन इतना सारा याद करना है तो इसलिए नाम दे दिया गया कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रेशियो को हम साइन थीटा कहेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस के रेशियो को हम कोस थीटा कहेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम टेन थीटा कहेंगे। इस तरह से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को हम कोसेक थीटा कहेंगे, हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को हम सेक थीटा कहेंगे, और बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को हम कोट थीटा कहेंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल 6 रेशियो आते हैं। ठीक है। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई पी। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ करना ही नहीं है। बस आपको ये 3 रेशियो याद रखने, बात खत्म। ये 3 रेशियो याद रख लो, इससे रिवर्स आपको ये 3 याद हो जाएंगे। मतलब ये कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। अब ये 6 नाम याद करने में आपको टाइम कितना लगेगा, आपके पास पता नहीं कितने ही यार दोस्त हैं जिनके आप नाम याद रखते हो, तो यहाँ पे 6 नाम याद करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। साइन का पी बाई एच, कोस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, कोसेक का एच बाई पी, सेक का एच बाई बी, और कोट का बी बाई पी। मतलब ये 3 याद है तो इनका रिवर्स ये 3। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल के अंदर जो जितने भी साइड्स होते हैं उन सारे साइड के आपस का दो रेशियो याद रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कोट थीटा बी बाई पी। इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर इस तरह से टोटल 6 रेशियो निकल के आ जाते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा वो है यहाँ पे थीटा, कि ये जो थीटा है इसका क्या रोल है, इस थीटा का क्या रोल है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, फिर यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो एंगल होगा। देखो अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है, इसका यूज़ करना नहीं सिखाया। यूज़ करना एक अलग चीज़ है, पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा ये होता है, कोस थीटा ये होता है, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, और ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो होगा कैसे, बेसिकली किस तरह से होगा, तो देखो ध्यान दो, मेरी बात सुनो। पहले हम ये थीटा समझते हैं, हालांकि इनको याद करने का मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा कैसे याद किया जाएगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे थीटा समझो कि ये जो थीटा है, ये थीटा का मतलब क्या है, ये क्यों है। तो देखो बेसिकली है क्या, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे नीचे, वेयर थीटा इज एन एंगल। इन सब में जो थीटा है, इस साइन को थीटा बोला जाता है। जैसे जैसे इस साइन को आप प्लस बोलते हो, इसको आप माइनस बोलते हो, इसको मल्टीप्लाई बोलते हो, इसको डिवाइड बोलते हो, इसको ग्रेटर देन बोलते हो, इसको लेस देन बोलते हो, इसको इक्वल बोलते हो। इस तरह से मैथ्स के बहुत सारे साइंस होते हैं ना, उसमें भी एक साइन आज आप और जोड़ लो, जो है ये वाला है, इस साइन को हम बोलते हैं थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इस थीटा का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब तो होता है कि दो चीज़ों को जोड़ दिया, माइनस का मतलब होता है एक में से एक को घटा दिया। तो इस तरह से थीटा का मतलब क्या होता है, तो थीटा का मतलब होता है एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो उन एंगल को ही डिनोट कौन करता है, थीटा करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन डिनोट करता है, थीटा डिनोट करता है। मतलब थीटा जो है इनमें वो एंगल को डिनोट करता है। मान लो यहाँ पे 60 है तो ये हो गया साइन 60, थीटा की जगह एंगल आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 30 है तो कोस 30 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 45 है तो 1045 आएगा। मतलब जो भी एंगल एक ट्रायंगल के अंदर दिया हुआ होगा, उसी एंगल को आपको थीटा की जगह पर रख देना है। ये आपको ध्यान रखना है। यूज़ कैसे होगा, यूज़ में आगे आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप ये समझो कि थीटा होता क्या है, किस चीज़ को हम थीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई, बताओ मुझे। देखो बाकी इन रेशो को याद करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। कोई सीधा ऐसे याद रखता है, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कोस थीटा, और पी बाई बी टेन थीटा। और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा। कोई इस तरह से याद रखता है, कोई इस तरह से याद रखता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पी फॉर पंडित, ठीक है। इस तरह से, मतलब ये लिखा ना पी बी, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई इस तरह से याद रखता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं ट्रिक के याद करने का। मैं तो आपको सिंपल ये कहूँगा, ट्रिक व्रिक छोड़ो, इतना लंबा पड़ेगा, आपको सीधा याद रखो। साइन पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, 4-5 बार मनी में बोलो, अपने आप याद हो जाएगा आपको। पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, और साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इससे 2-4 कॉन्सेप्ट और निकल के आते हैं। ये जो मैंने आपको मिटाया था ना यहाँ पे, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल, तो लिख लेना, बाय मिस्टेक मिट गया मेरे से, आप इसको लिख लेना। अब देखो यहाँ से 2-4 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो, ध्यान दो। जैसे साइन थीटा है वो पी बाई एच। अब देखो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले कह सकते हो आप, इसे याद रखना है आपको। फॉर्मूले देखो आपको आसानी से याद हो ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूले कैसे बने हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये भी बता दिया जाए तो फॉर्मूले याद करने में आपको और आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जरा देखो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो दिया है साइन थीटा। क्या दिया है आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है साइन थीटा। तो मान लो मैं साइन थीटा को ना डिवाइड करता हूँ कोस थीटा से। मैंने साइन थीटा को डिवाइड कर दिया कोस थीटा से, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, समझ रहे हो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पी अपॉन में एच आ जाएगा, और कोस थीटा की जगह बी बाई एच, तो ये आ जाएगा बी बाई एच, ठीक है। अब डिवाइड होता है डिवाइड से, तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए, तो पी बाई एच यहाँ पे आ जाएगा, और जो नीचे डिवाइड में ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा एच बाय बी। ये डिवाइड करना आपको 7th क्लास में सिखाया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं सिखाया तो मैं बता देता हूँ। ऊपर अगर डिवाइड हो तो ऊपर वाला एच डी रहेगा, और जो नीचे वाला होता है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो गया। अब आप क्या देखोगे, अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि एच से एच हो गया कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रोस्पॉन्डिंग कट जाएगा, तो एच से एच कट गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पे बचा पी बाय बी। अब आप ध्यान से देखो, जो पी बाय बी था वो किसके इक्वल था, टेन थीटा। मतलब ये कि जब हमने साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया तो हमारे पास पी बाय बी आया, जो कि होता है साइन थीटा, जो कि होता है सॉरी टेन थीटा, जो कि होता है टेन थीटा। तो मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मतलब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये आपने बुक में पढ़ा होगा, ये आपको याद कराया गया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है ये आप समझ चुके होंगे, मतलब क्यों बनता है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, लेकिन अब आप समझ गए क्यों बनता है, तो इसको आपको याद करने में और आसानी होगी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, लेकिन क्यों होता है, रीजन ये आपके सामने। इस तरह से क्या कोट थीटा कुछ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। देखो वहां पे देखो,
ये तो हो गया पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देखो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कोसेक थीटा को इस तरह से डिवाइड कर दो आप, कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। कोसेक थीटा h बाई पी लिख दो यहाँ पे, h बाई पी। फिर सेक थीटा h बाई बी लिख दो यहाँ पे आप, सेक थीटा h बाई बी। अब सिंपली जैसे इसको किया था ऐसे इसको कर दो, h बाई पी मल्टीप्लाई में b बाई h। h से h हुआ कैंसिल, तो ये आ गया आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या आ गया आपके पास? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? कोट थीटा के इक्वल है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कोट थीटा। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आया? यहाँ पे आपके पास आया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। तो आपने देखा कोसेक थीटा को हमने सेक थीटा से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आया बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल होता है कोट थीटा के। तो यहाँ पे आ गया कोट थीटा। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला और मिला। क्या फॉर्मूला मिला? फॉर्मूला ये मिला कि कोसेक थीटा को जब सेक थीटा से डिवाइड किया जाता है, कोसेक थीटा को जब सेक थीटा से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आता है कोट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनने वाले ये दो फॉर्मूले। ठीक है, कि साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है टेन थीटा, और कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है कोट थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। हालांकि ये दो फॉर्मूले नहीं है, इन सारे रेशियो से और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, बट इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू।